बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर मोंटेस्क्यू की पॉलिटिकल थाट के ऊपर है। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने प्लाटो और एरिस्टोटल, सोक्रात और इनकी पॉलिटिकल फिलासफी, इसके अलावा मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर हैं उनकी थ्योरीज आपके साथ शेयर की हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मोंटेस्क्यू की पॉलिटिकल थाट के बारे में देखेंगे कि उनकी पॉलिटिकल फिलासफी क्या थी और एग्ज़ाम के एस्पेक्ट में ये पेपर में क्या चीज़ पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी जो नाम मैंने लिए जिन पॉलिटिकल फिलासफर्स के उनकी वीडियोस देखनी हो या कुछ और जो एक रिनाउंड फिलासफर हैं उनकी थ्योरीज आपने समझनी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक आउटलाइन आपके सामने है। हमेशा की तरह मैं पहले बताता हूँ कि आउटलाइन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये मोंटेस्क्यू साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए। फिर उनकी जो थ्योरी का मेन थीम है उस पर बात होगी और उनकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को ट्राई पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम उसको देखेंगे कि वो तीन तरह के गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या थे एक स्टेट को रन करने के लिए। और उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो क्यों प्रपोज की थी, ये क्वेश्चन भी देखा जाएगा। फिर जो एक उनका सिस्टम था, यानी ट्राई पार्ट्स में गवर्नमेंट के फंक्शंस को उन्हें डिवाइड किया तो उनमें चेक एंड बैलेंसेस उन्होंने कैसे रखे। और एक ब्रॉडर व्यू में देखेंगे कि उनका व्यू क्या था गवर्नमेंट के बारे में कि कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रेफरेबल होनी चाहिए। और मोंटेस्क्यू को कहा जाता है कि वो अरिस्टोटल 18th सेंचुरी के, तो ये क्या वजह ऐसी है कि उनको ये टाइटल क्यों दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मोंटेस्क्यू वाज बोर्न इन ली ब्रेट, फ्रांस में पैदा हुए। He was educated at the Arturian College de Juilly from 1700 to 1705 and thereafter at the University of the Bordeaux where he read law। तो यहाँ से यानी जो आपके मुतलका चीज़ है कि उन्होंने लॉ में जो है वो स्टडी की। ड्यूरिंग हिज लाइफ फ्रांस वाज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट किंग लुइस, जो है 14 थे, जो उन वो यहाँ के किंग थे। ही वॉज अ स्केप्टिकल एंड रैशनल लिबरल अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ किंग्स लुइस। तो वो जो किंग लुइस थे उसकी एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ थे, जो उस वक्त के एक तवील दौर के बादशाह थे। हिज वर्क वॉज पब्लिश anonymously एंड abroad। और द पर्शियन लेटर एक इम्पॉर्टेंट उनका राइट अप है, कंसिडरेशंस ऑन द ग्रेटनेस एंड डिके ऑफ द रोमन्स 1730 इन द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो ये उनके एक इम्पॉर्टेंट राइट अप्स हैं। हमेशा की तरह हर फिलासफर की मैं बताता हूँ कि बुक्स कौन सी हैं, थ्योरीज कौन सी हैं और फिलासफीज कौन सी हैं, तो उनकी ये तीन मेजर राइट अप्स आपके सामने हैं। टू थिंग्स इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग्स एंड व्यूज। तो ये दो चीज़ें कौन सी थी जिन्होंने मोंटेस्क्यू को इन्फ्लुएंस किया। हिज स्टे इन इंग्लैंड इन्फ्लुएंस्ड हिज पॉलिटिकल थॉट्स while the study of the Roman history made him critical of French social, political and social institutions। तो इंग्लैंड में उन्होंने स्टे किया तो उसने क्या किया, उनके पॉलिटिकल थॉट्स को जो है इन्हांस किया और जो स्टडी ऑफ रोमन हिस्ट्री की है उसने उनके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप की सोशल पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हिज मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज इंडक्टिव, कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। तो वो चीज़ों का तकाबली जायज़ा लेते थे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते थे और चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके डेवलप उन्हें किया हिस्ट्री के साथ, वक्त के साथ, उस वक्त की सिस्टम्स के साथ। और इसी निस्बत की वजह से उनको, इसी बिलोंगिंग्स की वजह से उनको अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी कहा जाता है। So here is the theme of his theory. The central theme of Montesquieu is liberty. He was neither radical democrat or nor equalitarian, denouncing privileges. He might be termed a progressive conservative। तो इस अप्रोच के वो मालिक थे। अब हम राइट ने एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बात करना शुरू करने लगे और ये बात आपने बड़ी गौर से अब सुननी है कि यहाँ से उनकी पॉलिटिकल फिलासफी पे एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट होगी। क्या कि उनकी व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस ट्रूली कंट्रीब्यूट्स टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच वाज प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल साहब ने भी जो है वो पावर्स को डिवाइड किया था। तो इसी तरह से जो मोंटेस्क्यू उन्होंने अपनी जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज उसके अंदर जो है वो डॉक्ट्राइन जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको एक्सप्लेन किया।
He emphasized certain elements in this theory, especially in relation to the judiciary, which gives his theory a more important position. तो उन्होंने जुडिशरी को जो है एक स्पेशल रिलेशन यहाँ पे दिया अपनी थ्योरी में। क्या दिया वो आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर में बात की है और सेम उसी डायमेंशन में बात की है जिस तरह से अरिस्टोटल ने की थी। His book, The Spirit of Laws, inspired the Constitution of USA and the Declaration of the Rights of Man. तो उनकी इस बुक के पेश नज़र ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। By 1748, Montesquieu had formulated the tripartite डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस। तो उन्होंने तीन तरह की जो 1748 में जो पब्लिकेशन की उसमें उन्होंने तीन तरह के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया। पहला ये उन्होंने कहा कि एक लेजिस्लेचर होनी चाहिए जो कि लॉ बनाए, नंबर 1। दूसरी क्या है जी कि एक एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए क्या हो जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करे। और थर्डली उन्होंने कहा जी द जुडिशियल पावर इज द अनाउंसिंग ऑफ व्हाट द लॉ इज वाइल सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो एक थर्डली एक जुडिशियल पावर है जो लॉ को जो है क्या करे, अनाउंस करे, उसको जो है वो आप कह सकते हैं लॉज की रोशनी में जो है फैसले दे। तो पहला क्या है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव और थर्ड क्या है जुडिशरी। तो तीन तरह के फंक्शन उन्होंने गवर्नमेंट के बताए। In this way, he clearly differentiated the powers of government and established the idea of the three branches of government: legislature, executive, and judiciary. Each function should be exercised by the appropriate agency of government, and the personnel of the three branches should not coincide. तो ये सारी जो है बातें इनकी तीन जो सेपरेटेड पावर्स हैं उनके बारे में। मोंटेस्क्यू, अच्छा अब हम देखते हैं कि क्यों उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को प्रपोज किया। मोंटेस्क्यू वाज अ वेरी ऑफ द रोल ऑफ द लॉर्ड चांसलर हु परफॉर्म्ड मेनी रोल्स एज हेड ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ठीक है जी, एंड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो मोंटेस्क्यू जो है वो खुद भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स पे रहा, चाहे जुडिशरी में है या मेंबर ऑफ कैबिनेट है या मेंबर ऑफ हाउस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। तो तीन तरह की जिम्मेदारियों से वो ऑलरेडी गुजरा हुआ था। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट पावर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और बॉडी करप्ट्स एंड लीड्स टू टायरनी। तो उसने ये कहा कि जी पावर जो है एक हाथ में अगर आप दे देंगे तो वो क्या होगी, टायरनी में तब्दील हो जाएगी और वहाँ पे जो है करप्ट सिस्टम जो है वो इवॉल्व करेगा। एज लॉर्ड एक्शन हैज सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो यानी पावर जो है वो करप्ट करती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर है तो वो ऑब्वियसली और एब्सोल्युटली जो है नो करप्शन करती है और वहाँ के सिस्टम को करप्ट कर देती है। तो यहाँ पे पावर की डीमेरिट्स के ऊपर बात हो रही है। Therefore, in this backdrop, he discovered the theory of the separation of power, which later culminated in the American Constitution. He saw two types of government power existed in monarch and the administration. ठीक है जी। Therefore, he asserts that the power of administrative branches is separated for effective functioning. तो दो तरह की जो है वो उसने पावर्स देखते हुए क्या कहा जी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है बड़ी इंपॉर्टेंट है एक अच्छे सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए और अच्छी मैनेजमेंट के लिए। अच्छा जी, इसी चीज़ को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, वाई द सेपरेशन ऑफ पावर, क्यों उसने इस चीज़ को जो है प्रपोज किया। वो ये कहता है जी जब कंबाइन कर देंगे लेजिस्लेचर को और एग्जेक्टिव को तो क्या होगा। When the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty. तो वो ये कहता है कि जब लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव एक ही बंदे के पास होंगी तो उस वक्त क्या होगा, लिबर्टी नहीं होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली होगी। फिर वो ये कहता है जी कि अगर हम कंबाइन कर दें जुडिशरी को और लेजिस्लेचर को, पहले उसने ये कहा कि लेजिस्लेचर को और एग्जेक्टिव को, यहाँ ये चीज़ समझने की है कि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप ये समझे कि तीन चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर पे,
जो एग्जेक्टिव पे और जुडिशरी पे, तीन चीजें हैं। पहले उसने कहा कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लिबर्टी नहीं रहेगी। फिर वो ये बात कर रहा है कि अगर जुडिशरी और लेजिस्लेचर एक बंदे के हाथ में होगी तो क्या होगा, देयर इज नो लिबर्टी इफ द जुडिशियल पावर इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। तो जब यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव एक ही बंदे के पास होगी और जुडिशरी का अख्तियार भी उसी के पास होगा, तो फिर वहां पे वो लिबर्टी कैसे रहेगी, इंसाफ कैसे रहेगा, आज़ादी कैसे रहेगी। ठीक है जी। कंबाइनिंग एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, इफ जुडिशरी इज जॉइंट टू द एग्जेक्टिव पावर द जज माइट बिहेव विद वायलेंस एंड ऑपरेशन। तो तीसरी बात उसने कही कि अगर एग्जेक्टिव और जुडिशरी भी एक हाथ में दे दी जाए तो एग्जेक्टिव अगर कुछ बुरा करेगी तो वही अगर खुद जुडिशरी होगी तो वो कैसे उसको एग्जामाइन करेगी, और कैसे अगर कोई मसला हो जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, कोई ऐसा एक्शन हो जाएगा काबिल एतराज़ है, तो कैसे उसकी जो है वो उसका तस्फिया हो पाएगा। तो इन तीन चीज़ों को उसने जो है क्रिटिकली जो बताया है कि तीन चीज़ें कि जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, तो इन तीनों में से कोई भी अगर दो दो एक साथ एक बंदे के पास आ जाएं, एक ग्रुप के पास आ जाएं, तो उसके क्या नुकसान हो जाएंगे। और लास्टली उसने कहा कि दो दो को तो आप छोड़ दें, अगर तीनों बंदे एक के पास आ जाएंगी तो फिर क्या होगा कि वो एब्सोल्यूट पावर के साथ जो है वो सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा और वो सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेगा। तो यहाँ पे उसने जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी ना सिर्फ अहमियत की बात की है, बल्कि जो अगर सेपरेटेड पावर नहीं होंगी तो उसके क्या डीमेरिट्स हैं उसमें उसने बात की है। अच्छा जी, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हैं, इस पे हम बात करते हैं। मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फर्दर डेवलप्ड द concepts of checks and balances between legislature and executive. He did not rely on the concept of exercising negative checks with the antagonistic agencies, but he advocated positive checks by placing powers of control over the other branches in the हैंड्स ऑफ ईच ऑफ देम। तो उसने ये नहीं, जो चेक एंड बैलेंस है वो नेगेटिव या क्रिटिक वे में नहीं रखा, बल्कि उसने पावर्स की स्प्लिशन जो है फर्दर ऐसे की है कि जिससे जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज रहें और चेक एंड बैलेंस जो है वो कायम रहे। कैसे? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, द पावर ऑफ लेजिस्लेचर अवर द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव अवर लेजिस्लेचर, द executive officer ought to have a share in the legislative power by a veto our legislation। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या ऑफिसर क्या उसके पास क्या पावर है, वीटो की। बट ही आउट not to have the power to enter positively into the making of legislature। अच्छा जी, मैं मिसाल देता हूँ कि एक एग्जेक्टिव पावर है क्या, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव है तो उसके पास क्या अख्तियार होगा कि लेजिस्लेचर की किसी भी करारदाद के ऊपर उसके पास वीटो का ऑप्शन है। जैसे यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो एग्जेक्टिव यानी प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को, किसी भी करारदाद को, किसी भी रेजोल्यूशन को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या डिनाई कर सकता है या उसको जो है वो होल्ड कर सकता है। तो ये पावर उसके पास होती है। लेकिन दूसरी तरफ यानी उसकी कुछ चीज़ें महदूद भी होती हैं, वो यानी टोटली किसी चीज़ को नल एंड वाइड नहीं कर सकता लेजिस्लेटर की तरफ से। तो एक तरफ उसके पास यानी कंट्रोल्ड या लिमिटेड इख्तियारात भी दिए गए हैं कि वो लेजिस्लेचर के किसी प्रपोजल को या तो डिनाई कर ले या एक्सेप्ट कर ले। तो एक तरफ वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है लेजिस्लेचर की भी सारी चीज़ें रिजेक्ट नहीं हो सकती, ना वो हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। The executive should have the power of calling and fixing the duration of the meetings of the legislative body। The executive, अच्छा जी, जो एग्जेक्टिव है अगेन उसके पास ये पावर है कि कॉलिंग एंड फिक्सिंग, वो जो लेजिस्लेचर की, असेंबली की, कांग्रेस की, सेनेट की जैसे है या जो नेशनल असेंबली है जैसे, उसका जो है वो मीटिंग कॉल कर सकता है, उसका सेशन जो है बुला सकता है। ये एक एग्जेक्टिव की पावर है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। This way, the executive branch will be able to prevent the encroachments of the legislature on its authority in order to ensure that the legislature does not become despotic। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात उसने की जी, पावर ऑफ इम्पीचमेंट विद द लेजिस्लेचर। The legislature should not stay the executive, but it should have the power to examine the power in which its laws are executed. The legislature should not be able to judge the person or the conduct of the person who executes the laws and should advise the councillors upon the wise the unwise policies
or adopt it may be punished. तो ये भी वेरी सिंपल जो है कंसेप्ट. फॉर दिस पर्पज द पावर ऑफ इम्पीचमेंट मस्ट लाई इन द लेजिस्लेचर with the lower house accusing and the upper house judging. तो यानी उसने ये पावर दी इम्पीचमेंट की लेजिस्लेचर को, जिसमें लोअर हाउस को एक्यूज करने की और अपर हाउस को जज करने की, असेस करने की पावर दी. किसकी? एग्जेक्टिव की, कि वो इन चीज़ों को देखे, क्रिटिकली मॉनिटर करे और इसके ऊपर जो है वो उसको आंसरेबल करे, इम्पीच करे. थर्डली जो इंपॉर्टेंट उसने ब्रांच बताई थी, जुडिशरी, ही डज नॉट इन्वॉल्व द judiciary or the power of judging in the checks and balance theory. Judiciary has no power over the other branches. तो उसने एक जुडिशरी को टोटली एक इंडिपेंडेंट सेटअप रखा और उसने कहा जी कि उसका काम जो है वो आप एक लॉज हैं उनकी एक आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन करें, उसके बारे में वो उसके तहत जो है वो फैसले दें, लेकिन उनका कोई किरदार नहीं है कि लेजिस्लेचर को इन्फ्लुएंस करें, या और उनका कोई किरदार नहीं है कि वो एग्जेक्टिव को डायरेक्शन दें. तो ये थी इसकी जो इम्पोर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर फीचर्स. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मोंटेस्क्यू व्यूज ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो हमने एक तरफ तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, दूसरी तरफ यानी कौन से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को उसने ज्यादा आइडियलाइज किया, इस पर भी हम बात करते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू इज बेस्ड पार्ट द नंबर ऑफ दोज हु होल्ड political power and partly on the manner in which that power is exercised. He gives more importance to the principle on which government is based, that is which government is based than to its nature. He assigned a particular basic principle to every form of government. The principle of democracy was virtue of an aristocracy, virtue of moderation of monarchy honor, while that of the despotism was fear. अच्छा जी, ये यानी इसकी एक प्रीज वो एक जो व्यूज़ हैं उसके बारे में बात हो रही है. अब मैं राइट आता हूँ इसको आप रीड कर लीजिएगा. मैं बताता हूँ आपको कि तीन टाइप्स की गवर्नमेंट को उसने प्रपोज किया. फर्स्ट वन वाज द रिपब्लिक. Montesquieu was of the view a republican government is that in which the body or only a part of the people is possessed of the supreme power. To him, when in republic the body of the people is possessed of the supreme power, it is called democracy. Sovereignty rests with the people. In democracy, in republics, there can be no exercise of sovereignty but by the votes of the people, and these votes एक्सप्रेस देयर ओन विल. तो उसने कहा जी रिपब्लिक के अंदर इम्पोर्टेंट अहमियत है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, और उसमें जो है सारा राइट क्या होता है लोगों के पास होता है, और उनकी विल के मुताबिक वोट के थ्रू जो है वो कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म कर सकते हैं. दूसरे में बात कीजिए मोनार्की की. मोनार्कीज रिमार्क्स गवर्नमेंट इज दैट इन विच अ सिंगल पर्सन गवर्न्स ए स्टेट बाय फिक्स्ड एंड एस्टेब्लिश्ड लॉ. तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसने कहा जी एक सिंगल पर्सन होना चाहिए जो कि स्टेट को लॉज के अंदर स्टैब्लिश जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है उसके अंदर रन करें. ही वाज ऑफ द व्यू दैट मोस्ट इंटरमीडिएट पावर इज दैट ऑफ द nobility. This in some measure seems to be essential to a monarchy whose fundamental Marxism maxim is no nobility, no monarch, but there may be डिस्पोटिक प्रोसेस. अच्छा जी, ये थी दूसरी मोनार्की, यानी उसने जो बात की कि इस फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सिंगल फर्द के हाथ में जो है इस्टेब्लिश उसके पास अख्तियारात हूँ, एक सेट ऑफ रूल्स हूँ, लॉज हूँ, और उसके तहत वो स्टेट को रन करे. तीसरी उसने कहा जी डिस्पोटिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, इन विच अ सिंगल पर्सन डायरेक्ट्स ऑल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट with his own capricious will, without any law and without fixed rules. His own words become laws of the land. In complete subordination to these laws are expedient. अच्छा जी, उसने ये तो तीन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई है ना, उस वक्त के हिसाब से, उसके उस वक्त की फिलोसफीज के हिसाब से, उस वक्त की थ्योरीज के हिसाब से. लेकिन उसने आइडियलाइज किस चीज़ को किया ये आपने याद रखना है. उसने आइडियलाइज किया सेपरेशन ऑफ पावर को. तो अगर आपके पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पूछी जाए तो साथ आपने उसकी जो एक आइडियल थ्योरी है उसको भी ज़रूर रखना है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह की उसने प्रपोज की या उसने बयान की या जो एक डिस्कशन में लाई कि इस तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं या होनी चाहिए, लेकिन उसने आइडियलाइज किसको किया, सेपरेशन ऑफ पावर को किया. तो जैसे डिस्पोटिज्म है तो इसका कंसेप्ट टोटली सेपरेशन ऑफ पावर से ऑपोजिट है, तो इसकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी वो इससे टोटली ऑपोजिट थी.
तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन उसमें जो यानी each of form is associated with its peculiar principle. Democracy is based upon political virtue, aristocracy is based upon moderation, और monarchy is based upon honor and despotism is based upon fear and oppression. तो उसने ये चार चीज़ें कही हैं कि जी अगर चार किस्म की गवर्नमेंट्स हैं तो उनकी हर किसी के एक स्पेशल फीचर है, प्रिंसिपल है कि जैसे डेमोक्रेसी है वो एक पॉलिटिकल वर्च्यू पर रिलाई करती है, अरिस्टोक्रेसी है वो मॉडरेशन पर रिलाई करती है, मोनार्की जो हॉनर पे है, और डिस्पोटिज्म फियर एंड ऑपरेशन पे है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक ऐसा बंदा जिसके हाथ में तमाम इख्तियारात हों और वो किसी लॉ और किसी कानून के बगैर जो है बेदरेग अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को रन करे, तो वो क्या कहलाते हैं, डिस्पोटिज्म। तो ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन की कि ये चार किस्म के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो कि होती हैं, और इनके अलग अलग से फीचर्स हैं या एक डीमेरिट्स हैं। तो आइडियलाइज उसने किया सेपरेशन ऑफ पावर को कि वहाँ जो है वो स्टेट अच्छे से रन कर सकती है। अब आमतौर पे ये सवाल पूछा जाता है, और आई थिंक 2024 में भी ये सवाल पूछा गया है कि कैसे उसको अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी कहा जा सकता है। तो ये रीडिंग आप कर लीजिएगा इस स्लाइड की, तो इसमें सारी चीज़ें गिवन है। मैं इसकी आसान है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, कि मोंटेस्क्यू फॉलोज द इंडक्टिव एंड हिस्टोरिक मेथड ऑफ अरिस्टोटल एंड लाइक हिम टेक्स कीन इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये उससे यानी एक सिमिलरिटी थी। लाइक एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू टू प्लेस हिज अटेंशन ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन द लाइफ ऑफ मैन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा मजीद भी 2 से 3 पॉइंट्स हैं, इनकी भी आप रीडिंग कर लें तो ये बहुत आसान चीज़ें। आई थिंक कि आप यहाँ से इसकी सिमिलरिटी को समझ आएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो मोंटेस्क्यू की थ्योरी पढ़ी। आसान है, कम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल आसान सी है, सादा सी है। और इसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आप समझेंगे तो वो इसकी पूरी पॉलिटिकल फिलासफी की जो एक कोर थीम आप कह सकते हैं, कोर पॉलिटिकल आइडिया उसको कह सकते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को उसने डिवाइड की है, और उसने फिर क्या चेक्स एंड बैलेंस दिए हैं जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेचर को जुडिशरी के ऊपर, और फिर लास्टली उसने तीनों को जो है कंबाइन कर दिया एक बंदे के पास। तो उसने बताया कि जी 3 बंदों को एक जगह पे एक बंदे को तीनों इख्तियारात आप दे देंगे तो उसके क्या नुकसानात होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, और लास्ट में जो इनका अरिस्टोटल के साथ कंपेरिजन है और गवर्नमेंट है उसको आपने ज़रूर याद रखना है। और एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं में से घुमा फिरा के आपको सवाल आएगा, फिर ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे मोल्ड करते हैं क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो आप जो है पूछ सकते हैं एनी टाइम। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।